नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले सी टेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें हमने 30 ऐसे प्रश्नों को लिया है जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस प्राप्त कर लेता है? विकल्प ए संवेदी गामक अवस्था, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा सही आंसर हो जाता विकल्प ए संवेदी गामक अवस्था। इसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 2। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेड-पीडी किसे इंगित करता है? विकल्प ए वह कार्य जो बच्चा बिना किसी सहायता के कर सकता है, विकल्प बी उस अंतर को जो बच्चा अकेले सीखने और वयस्क साथी के मार्गदर्शन में सीखने के बीच अनुभव करता है, विकल्प सी बच्चे की जन्मजात शारीरिक क्षमता, विकल्प डी खेल के दौरान बच्चे की एकाग्रता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता विकल्प बी उस अंतर को जो बच्चा अकेले सीखने और वयस्क साथी के मार्गदर्शन के बीच सीखने के दौरान अनुभव करता है। प्रश्न नंबर 3। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आता है? विकल्प ए आज्ञाकारिता एवं सजा उन्मुखीकरण, विकल्प बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, विकल्प सी सामाजिक अनुबंध विधि, विकल्प डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता विकल्प बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता का सिद्धांत गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विकल्प ए भाषाई बुद्धि, विकल्प बी तार्किक गणितीय बुद्धि, विकल्प सी जी कारक, विकल्प डी संगीतात्मक बुद्धि। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी। जो गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया उसके अंतर्गत जी कारक सिद्धांत नहीं आता। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि ये सब इसमें आते हैं। प्रश्न नंबर 5। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, विकल्प बी सभी बच्चों को उनकी योग्यता के बावजूद सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा देना, विकल्प सी विकलांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय खोलना, विकल्प डी केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सभी बच्चों को उनकी योग्यता के बावजूद सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 6। बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता क्या है? विकल्प ए शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, विकल्प बी बच्चों की रुचियों आवश्यकताओं और योग्यताओं को प्राथमिकता देना, विकल्प सी केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, विकल्प डी कठोर अनुशासन और रटने की आदत। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी बच्चों की रुचियों आवश्यकताओं और योग्यताओं को प्राथमिकता देना बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी मुख्य रूप से लिखने की कठिनाई से जुड़ी है? लिखने की कठिनाई से कौन सी अक्षमता जुड़ी है? विकल्प ए डिसलेक्सिया, विकल्प बी डिस्ग्राफिया, विकल्प सी डिस्कैल्कुलिया, विकल्प डी डिस्पेक्सिया। तो हमारा सही आंसर हो जाता है डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित जो विकार होता है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, और पढ़ने संबंधित जो विकार होता है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, और गणना या गणितीय विकार जो होता है उसको कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। प्रश्न 9 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में संरक्षण यानी कंजर्वेशन का गुण बच्चे में किस अवस्था में विकसित होता है? विकल्प ए संवेदी गामक अवस्था, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का गुण विकसित हो जाता है। प्रश्न नंबर 10। कक्षा में सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए विद्यार्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विकल्प बी प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत अंतरों का सम्मान करना और समावेशी माहौल देना, विकल्प सी केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रशंसा करना, विकल्प डी अनुशासनहीनता पर तुरंत शारीरिक दंड देना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत अंतरों को सम्मान करना और समावेशी माहौल देना। प्रश्न नंबर 11। अधिगम एक प्रक्रिया है जो केवल विद्यालय के भीतर होती है, विकल्प बी जीवन पर्यंत चलती है और अनुभवों द्वारा प्रभावित होती है, विकल्प सी केवल किशोरावस्था तक सीमित है, विकल्प डी जन्मजात होती है। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और अनुभवों द्वारा प्रभावित होती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयत्न एवं भूल ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत प्रतिपादित किया? विकल्प ए ई एल थॉर्नडाइक, विकल्प बी बी एफ स्किनर, विकल्प सी इवान पेट्रोविच पावलोव,
विकल्प डी जीन पियाजे। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, ईएल थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 13, अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता की अवधि कैसी होती है? विकल्प ए असीमित और बहुत लंबी, विकल्प बी सीमित और कुछ सेकंड से मिनट तक, विकल्प सी केवल जीवन भर बनी रहती है, विकल्प डी जन्मजात होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, सीमित और कुछ सेकंड से मिनट तक होती है अल्पकालिक स्मृति की अवधि। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की त्रुटियों को किस रूप में देखता है? विकल्प ए दंड देने के आधार पर, विकल्प बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचक और फीडबैक, विकल्प सी मूर्खता का प्रमाण, विकल्प डी समय की बर्बादी। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचक और फीडबैक के रूप में देखता है त्रुटियों को। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, एक कथन किससे संबंधित है? विकल्प ए निरंतरता का सिद्धांत, विकल्प बी एकीकरण का सिद्धांत, विकल्प सी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, विकल्प डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए कठिन व्याकरण के नियम याद कराना, विकल्प बी अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कहने और सुनने की क्षमता विकसित करना, विकल्प सी केवल पाठ्य पुस्तक की कविताएं रटाना, विकल्प डी परीक्षा में 100% अंक लाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कहने और सुनने की क्षमता विकसित करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? विकल्प ए विश्लेषणात्मक बुद्धि, विकल्प बी प्रायोगिक या व्यवहारिक बुद्धि, विकल्प सी संवेगात्मक बुद्धि, विकल्प डी सृजनात्मक बुद्धि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी संवेगात्मक बुद्धि, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 19, बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्था कौन सी है? बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्था कौन सी? ए विकल्प विद्यालय, बी मीडिया, सी परिवार, डी धार्मिक संस्थान। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, परिवार बच्चे के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्था होती है। प्रश्न नंबर 20, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरिक्षीय बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करने में कुशल होता है? विकल्प ए कविता रचना और भाषा प्रवाह, विकल्प बी नक्शे पढ़ना, चित्रकला और स्थानिक विन्यास की समझ, विकल्प सी संगीत वाद्य यंत्र बजाना, विकल्प डी गणितीय पहेलियां सुलझाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, अंतरिक्षीय बुद्धि वाला बच्चा नक्शे पढ़ना, चित्रकला और स्थानिक विन्यास की समझ इसमें होती है, ये इसमें कुशल होता है। अगला प्रश्न, एक बच्ची खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है, गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि प्रमुख है? विकल्प ए भाषाई बुद्धि, विकल्प बी शारीरिक गत संवेदी बुद्धि, विकल्प सी अंतःवैयक्तिक बुद्धि, विकल्प डी प्राकृतिक बुद्धि। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी शारीरिक गत संवेदी बुद्धि उस लड़की में है। प्रश्न नंबर 22, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? विकल्प ए अपसारी चिंतन, विकल्प बी अभिसारी चिंतन, विकल्प सी रटने की प्रवृत्ति, विकल्प डी नकल करने की क्षमता। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण होता है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए छात्रों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाना, विकल्प बी छात्र के विकास के सभी पक्षों का निरंतर आकलन करना, विकल्प सी केवल साल के अंत में परीक्षा लेना, विकल्प डी फेल पास का स्पष्ट वर्गीकरण करना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, छात्र के विकास के सभी पक्षों शैक्षणिक व सह शैक्षणिक का निरंतर आकलन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य लाभ है। प्रश्न नंबर 24, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए रूढ़िवादी भूमिकाओं को बढ़ावा देना, विकल्प बी सभी लिंगों के विद्यार्थियों को समान अवसर और भूमिकाएं देना, विकल्प सी लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाना, विकल्प सी खेलकूद में भेदभाव करना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी सभी लिंगों के विद्यार्थियों को समान अवसर और भूमिकाएं देना। प्रश्न नंबर 25, अधिगम की कठिनाइयों से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? विकल्प ए विभेदित निर्देश और बहुसंवेदी उपागम, विकल्प बी कठोर सजा और अतिरिक्त गैरकार्य, विकल्प सी उन्हें कक्षा से बाहर बिठाना, विकल्प डी कठिन पाठ्य सामग्री रटाना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए विभेदित निर्देश और बहुसंवेदी उपागम अपनाना।
प्रश्न नंबर 26, कक्षा में प्रश्न पूछने के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए, बच्चों को प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना। विकल्प बी, बच्चों में जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। विकल्प सी, केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछे। विकल्प डी, प्रश्नों के उत्तर केवल पुस्तक से रटवाए जाएं। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, बच्चों में जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? विकल्प ए, शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना। विकल्प बी, माता पिता के उपहार के लिए गृह कार्य करना। विकल्प सी, विषय के प्रति जिज्ञासा और सीखने का आनंद। विकल्प डी, परीक्षा में इनाम जीतने के लिए पढ़ना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी, विषय के प्रति जिज्ञासा और सीखने का आनंद आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के अधिगम में भ्रम और वैकल्पिक अवधारणाएं किस रूप में देखी जानी चाहिए? विकल्प ए, गंभीर मानसिक विकार। विकल्प बी, सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक महत्वपूर्ण चरण। विकल्प सी, दंड का पात्र। विकल्प डी, पूरी तरह से अस्वीकार। तो इसका सही आंसर होता है विकल्प बी, सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक और महत्वपूर्ण चरण हो इसके रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 विशेष किस पर बल देती है? विकल्प ए, रटने की शिक्षा। विकल्प बी, वैचारिक समझ, आलोचनात्मक चिंतन और बहुभाषिकता। विकल्प सी, केवल अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। विकल्प डी, मानकीकृत परीक्षा प्रणाली। तो इसका सही आंसर होता है विकल्प बी, वैचारिक समझ, आलोचनात्मक चिंतन और बहुभाषिकता पर बल देती है एनईपी 2020। प्रश्न नंबर 30 और आखिरी प्रश्न, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए, केवल आनुवंशिकता जिम्मेदार है। विकल्प बी, केवल पर्यावरण जिम्मेदार है। विकल्प सी, दोनों का अंतःक्रियात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विकल्प डी, दोनों का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर होता है विकल्प सी, पर्यावरण और आनुवंशिकता का दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का अंतःक्रिया और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विकल्प सी सही होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट कीजिए आपके कितने सही हुए।